होना चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6 कैफेट ऑडिट एंड एश्योरेंस। स्टार्ट करने से पहले ये मेरे पास एक एक्सेप्शन रिपोर्ट है, इसको कहते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट। आगे ना हम एक इंटरनल कंट्रोल पढ़ेंगे, वो साथ इससे एक्सप्लेन करता जाऊँ। एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होती है कि देखें, एज अ रूल तो सब स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है। अब हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फिजिकल में हो या वो रिकॉर्डिंग ओनली मोड में हो, तो उन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स कौन से होंगे? सॉरी, ये वो लॉक हो गए। एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स कौन से होंगे? जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट ना किया हो, ऐसा ही होगा ना। तो ये मेरे पास इस टाइम ना, और आप लोगों के पास ग्रुप में भी एक तशहीर है उन तमाम स्टूडेंट्स की। पहली दफ़ा के लिए मेरे ख्याल में नाम नहीं लेता, चलें आप ग्रुप में तो हमने डाले हुए हैं। ये कोई 5 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट कल का अटेम्प्ट नहीं किया। तो आई एम श्योर ऑनलाइन वालों से तो मोड आई एम स्टिल थिंकिंग कि क्या तरीका करना है। जो फिज़िकल स्टूडेंट, इस लिस्ट में कोई ऐसे स्टूडेंट्स तो नहीं है जो फिज़िकली इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हों? आप अच्छा, आपका फर्स्ट डे था, ओके ठीक है। तो आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मंडे को ना अब आपने 2 टेस्ट अटेम्प्ट करनी है, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, ठीक है जी। और कोई स्टूडेंट नहीं है? ठीक हो गया, ओके। ये अच्छा ठीक है, आपको ग्रुप में फिर ऐड करा देंगे। आपने टेस्ट खैरियत से नहीं? फर्स्ट डे, ठीक है। फर्स्ट डे पे तो ऑफ कोर्स एग्जाम्शन है, लेकिन फर्स्ट डे वालों से भी मेरे सजेशन या एडवाइस ये होगा कि आप लोग नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इट वाज जस्ट अ 30 मिनट्स टेस्ट, एक बेसिकली वो था ओपनिंग टेस्ट था, तो आप लोग उसको लाजमन अटेम्प्ट कर लें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट्स कल में कवर किए थे, वो इफेक्टिवली एक रीकैप था पिछले पूरे वीक का। तो मेरे ख्याल में वो कॉन्सेप्ट्स अब आपके माइंड में थोड़े फिक्स हो जाएंगे। अच्छा, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दूं। वो मुझे डॉक्यूमेंट्स शेयर करने में कोई इशू नहीं है, बट एक चीज़ मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं कि वो डॉक्यूमेंट्स बस उतनी ही ज़रूरत थी जितनी मैंने आपको बताई हैं। मतलब देखिए, वो क्या सुना ना आपने, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो बस उतना आपने अगर देखा, वो डॉक्यूमेंट्स तो 4-4, 500 पेजेस के थे। मैं उसमें से आपको रेलेवेंट स्टफ जो है वो गो थ्रू करवा रहा था, तो बस आपने उसको उतना ही कवर करना है। मतलब मैं कह रहा हूँ एक्सेसिव ना हो, ठीक है। बाकी शेयर मैं कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स जी। ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट देते हैं तो वो मैनेजमेंट को देते हैं, तो उसमें चांस होता है दोबारा नहीं आएगा, किसी ने फ्रॉड करना है तो बाद में भी कर सकते हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट एड्रेस्ड है टू द मेंबर्स। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज दोबारा हो सकते हैं उसमें। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो उसके साथ नेक्स्ट हुई हुई हैं, अच्छा डेफिनेटली ये रिस्क एग्जिस्ट करता है, तभी एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑडिटर का ताल्लुक ख़त्म नहीं होता। एनुअल जनरल मीटिंग में भी ऑडिटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्लस इसी रिस्क को एड्रेस करने के लिए ना एक काम किया जाता है। चलें, कल बात हो रही थी, याद है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। कल बात हो रही थी कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, बल्कि आप लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे। तालियां बजाते हैं, क्योंकि अच्छा सवाल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ना दस्तखत किसके थे? ऑडिटर के। ऑडिटर के नहीं थे, मैनेजमेंट के थे, CFO के थे, डायरेक्टर के थे, CEO के थे, ऑडिटर के नहीं थे। ऑडिटर पाकिस्तान में अच्छा ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ना इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए हर पेज को ऑडिटर ना इनिशियल्स अपने कर देते हैं। इनिशियल से क्या मुराद होता है? वैसे अगर मेरा सिग्नेचर आप देखें ना, तो मेरा सिग्नेचर डिफरेंट होगा, लेकिन मैं इनिशियल्स, जिस तरह आप लोग को जो टेस्ट मिलेगा उसके ऊपर आप मेरे इनिशियल्स देखेंगे हर पेज पे ना। मतलब सपोज 50 पेजेस के FS है, तो 50 पेजेस पे आपको इनिशियल्स दिख रहे होंगे। 50 पेजेस पे आपको क्या दिख रहे होंगे? इनिशियल्स दिख रहे होंगे। वो एक इनिशियल का मतलब होता है एक मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि ये वाले वो FS हैं। थोड़ा सा समझ में आ गई बात? दस्तखत नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। इनिशियल्स और दस्तखत में फ़र्क होता है।
मेरे दस्तखत फ़र्क हैं, और दस्तखत सिर्फ किस पर आएंगे? ऑडिटर्स रिपोर्ट पे। ये बात क्लियर है? और किसी का कोई क्वेश्चन जितना अभी तक हमने पढ़ा है? अच्छा, जब मैं क्वेश्चन का पूछता हूं तो इसका मतलब है लेक्चर 1 से लेकर जो पिछला लेक्चर था उस तक कोई कंफ्यूजन? सर मैंने पूछना था कि मेंबर्स को जब एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है तो उसके साथ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफेक्ट टू रिसीव, कंसिडर एंड अडॉप्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वो वेबसाइट पे पोस्ट कर देते हैं ना। ये जैसे कल मैंने आपको होंडा एटलस वो उसकी इंडस मोटर के अकाउंट्स दिखाए थे। अगर आप नोटिस करें तो उस अकाउंट्स में जो एजीएम की डेट थी वो 30 सितंबर थी। 30 सितंबर अभी आया नहीं है। वो अकाउंट्स मेरे पास कहाँ से आए? वेबसाइट पे अवेलेबल है। ऑडिटेड अकाउंट्स थे वो, जो कल मैंने आप लोगों को अकाउंट्स दिखाए हैं वो ऑडिटेड थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको ऑथराइज किया हुआ था। मैंने आपको वो तारीख भी दिखाई थी। क्या तारीख थी? 29 अगस्त। ऑडिटर्स रिपोर्ट की क्या डेट थी? याद है आप लोगों को? 6 सितंबर। सर तो मैंने पूछना था कि अगर वो जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो डायरेक्टर्स मतलब एडॉप्ट ना करें, मतलब वो रिफ्यूज कर दें कि हमने डायरेक्टर्स अगर उसको ऑथराइज ना करें, हाँ, तो डायरेक्टर्स वुड आस्क द मैनेजमेंट टू मेक सम करेक्शंस टू दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैनेजमेंट वुड हैव टू मेक दोज करेक्शंस और उसके बाद वो उसको ऑथराइज करेंगे। यस, क्योंकि दस्तखत किसके दस्तखत के बगैर ऑडिटर ने रिपोर्ट साइन नहीं करनी जब तक बोर्ड उन फाइनेंशियल्स को ऑथराइज नहीं करता। नहीं समझ आ रही? जब बोर्ड ने, आपने ये कहा ना कि बोर्ड के पास अकाउंट्स लाए गए, बोर्ड ने कहा ये प्रोविजन क्यों नहीं रिकॉर्ड की? ये प्रोविजन तो रिकॉर्ड करना बनती है। तो मैनेजमेंट को डायरेक्शन दी कि भाई ये प्रोविजन रिकॉर्ड करो। मैनेजमेंट फाइनेंशियल्स वापस ले गई, प्रोविजन रिकॉर्ड की, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपडेट करना पड़ेगा ना। जब प्रोविजन रिकॉर्ड की तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रोविजन का नंबर चेंज होगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक्सपेंसेस का नंबर चेंज होगा। जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रोविजन का नंबर चेंज होगा तो टोटल लायबिलिटीज चेंज होंगी, नॉन करंट या करंट लायबिलिटीज चेंज होंगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट का नंबर बदलेगा। ये सारे चेंजेस करने होंगे। वो सारे चेंजेस कर दिए, वापस बोर्ड के सामने पेश की कि आपकी मर्जी के ऐन मुताबिक प्रोविजन इनकॉर्पोरेट कर दी है। नाउ द बोर्ड शुड बी हैप्पी विद द फाइनेंशियल्स, तो वो दस्तखत तब कर देंगे और उसके बाद ऑडिटर उस रिपोर्ट को साइन करेगा, अपनी रिपोर्ट को। अब क्लियर हुआ या नहीं जी? और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, आपने बोला ना कि रीजनेबल एश्योरेंस एक ओपिनियन है, तो ठीक है। आई स्टडी टेक्स्ट में लिखा है कि वो कंक्लूजन है। आई के स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि वो कंक्लूजन है। कंफ्यूजन है? नहीं सॉरी, कंक्लूजन। कंक्लूजन। अच्छा देखें, जो अश्योरेंस इंगेजमेंट की डेफिनेशन है उसमें अगर आप डेफिनेशन बाय पार्ट्स में 5 लाइनें हैं ना, उसमें तीसरी लाइन क्या है? कंक्लूजन डिजाइन टू। कंक्लूजन जो है ना, अब क्योंकि अश्योरेंस इंगेजमेंट का वर्ड है ना, वो जरा उसको क्या रखना चाह रहे हैं? जनरल। कंक्लूजन में कंक्लूजन तो कवर्ड ही है इन केस ऑफ अ लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट, लेकिन इन केस ऑफ अ रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट वो क्या होगा? ओपिनियन होगा। ठीक है, अगर रीजनेबल अश्योरेंस के हवाले से उधर मुझे वो एग्जैक्ट अगर आप टेक्स्ट दिखा दें कि पता नहीं वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। हाई लेवल ऑफ प्रोवाइड बाय द प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन, हाँ वो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं कि कंक्लूजन का यहां पर मतलब ओपिनियन ही है। ठीक है, वो जिस तरह अगर आपको याद हो कल जब मैंने आपको वो दिखाई थी कंडेंस्ड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिव्यू रिपोर्ट, तो उसमें लिखा हुआ था कि कंक्लूजन से पहले लिखा हुआ था कि अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन। तो क्योंकि ऑडिट एक रीजनेबल अश्योरेंस है तो उसमें कंक्लूजन की नेचर क्या होती है? ओपिनियन की। ओपिनियन और कंक्लूजन में फर्क क्या होता है? ओपिनियन में हम कहते हैं इन आवर ओपिनियन एफएस गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। कंक्लूजन में हम जिस नतीजे पे पहुंचे हैं काम करके,
उधर तक अपनी बात रोक देते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाते। मतलब मैंने कहा बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, ये मेरा नतीजा मैंने अखज किया अपने काम से। क्लियर हो गई बात? और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आप लोग ऑडिट कर रहे हैं, गलत ना पढ़ा रहा हूं मैं, सही है, सही है, ये अच्छी चीज़ है। और किसी का कोई सवाल? बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 6 में अब हम आज कुछ एक आइज़ा ही के कुछ रिक्वायरमेंट्स हम कवर कर रहे थे। आइज़ा 200 हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा ना, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें असल में आइज़ा 200 से ही हम कवर कर रहे थे। अच्छा, आइज़ा 200 क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही है, इसकी हैसियत बिल्कुल वही है जो कि IFRS में IAS 1 की या किसी हद तक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की है। FR1 का तो नहीं किसी ने इस दफ़ा पेपर दिया? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का तो नहीं कोई सवाल आया था? बहुत अच्छा सवाल था ना। तो सॉरी यार, मैंने गलती से याद दिला दी है। आइज़ा 200 जो है ना, चलें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात नहीं करते। आइज़ा 200 जो है ना, उसकी ऑडिट में वही हैसियत है जो IAS 1 की IFRS में। IAS 1 सॉरी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? IAS 1 का क्या नाम है? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप देखें, बिल्कुल एक ओवरऑल कवर करता है। बिल्कुल इसी तरह आइज़ा 200 भी ना एक जनरल स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग के ऊपर, कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसका टाइटल कुछ लंबा सा है मेरे ख्याल में, ऑब्जेक्टिव्स एंड जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉन्डक्ट ऑफ एन ऑडिट। क्या टाइटल है? एग्जैक्ट शायद ये नहीं है, लेकिन इसके पास है। आपको टाइटल याद होना भी नहीं चाहिए, वैसे ही बता रहा हूं नाम समझाने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स एंड जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉन्डक्ट ऑफ एन ऑडिट। इसी के तो सारे पैसे हैं, इसी के सारे मार्क्स हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स of the independent auditor of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance. काफी गलत हो गया वैसे, एंड ये हटा देते हैं, मार्कर ना छोड़ देना, ये परमानेंट है शायद। Overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit. Overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit. अगर मैं आपसे पूछूं वैसे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, ताकि ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके उन FS पर कि क्या वो इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है नहीं। चेकिंग करेगा और चेकिंग करके खामोश नहीं हो जाएगा, बताएगा कि क्या जो चेकिंग की उसके बाद उसकी क्या राय बनती है, कि क्या ये FS ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, क्या ये FS कंफॉर्म कर रही हैं इन अकॉर्डेंस विद द कंफॉर्म के स्पेलिंग्स क्या है? CONFORM, कॉन्फॉर्म कर रही हैं विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो सर ये ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है, इसका मतलब है मैंने आपसे एक बात कल तक छुपाई थी कि ये आइज़ा 200 का ही कॉन्सेप्ट है और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, आज बता दिए एक तो। और दूसरी चीज़ ये है कि आइज़ा नंबर से ज़्यादा, जिस तरह इन्होंने ना ही हैज़ हिट द नेल ऑन द हेड, इन्होंने कहा ये पता कैसे लगेगा, असल में यही पता करना इज़ द की कि सवाल किस आइज़ा से पिक हुआ है। और ये ऑफ कोर्स विद टाइम मैं आपको आपके अंदर ये स्किल इनकलकेट करूँगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कॉन्डक्ट ऑफ एन ऑडिट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अगर आप एक टिपिकल स्टैंडर्ड देखें ना, आपने कभी ओरिजिनल IFRS देखे जो रेड बुक? अगर आप उसको देखें तो उसका एक ख़ास फ्लो होता है
उसमें एक स्कोप का सेक्शन होता है, फिर उसमें एक डेफिनेशंस का सेक्शन होता है, फिर उसमें आई थिंक एक रिकग्निशन का सेक्शन होता है, फिर मेजरमेंट का सेक्शन होता है, फिर डिस्क्लोजर्स का सेक्शन होता है। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है। थैंक यू। कि आपके पास बेसिकली दो किस्म जो IFRS है उसका एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से आइजा का भी एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर सिर्फ बता रहा हूं कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और इनफैक्ट ये स्ट्रक्चर मैं आपके साथ एक सैंपल पे ना आइजा 200 ही आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लूंगा, ठीक है? आपने उसको पूरा पढ़ना, आप लोग खैर कहूं भी ना अगर तो आप लोगों ने नहीं पढ़ेंगे। इसका रीजन ये है वो काफी लेंथी है, तो आपने सिर्फ उसका ना स्ट्रक्चर देख लेना, हेडिंग्स ऊपर से कि अच्छा इसमें स्कोप भी है, इसमें इंट्रोडक्शन भी है, इसमें डेफिनेशंस भी हैं। बस खाली वो जो हेडिंग्स भी काफ़ी सारी हैं, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा जो ये बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं ना, ये खाली पढ़नी है। वो टोटल कोई 5-6 हेडिंग्स होंगी। आई एम सॉरी, उनके अंदर सब हेडिंग्स भी होंगी, लेकिन आपने सब हेडिंग्स नहीं पढ़नी, सब हेडिंग्स नहीं पढ़नी। कितने खुशी से आप लोगों ने कहा नहीं पढ़नी। आपने क्या पढ़ना है? जो बड़ी बड़ी जो मेन हेडिंग्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा अच्छा वैसे आइजा, क्योंकि कल को आपने फर्म में भी जाना है, वहाँ पर आप अगर कहेंगे ना कि ये सर बिलाल के नोट्स में लिखा हुआ था, तो कोई 1-2 फर्म्स तो एक्सेप्ट कर लेंगी, सारी नहीं एक्सेप्ट करेंगी। तो वो कहेंगे किस आइजा में लिखा हुआ है? आप कहेंगे ये अच्छा ये मुझे याद है ये आइजा 500 में लिखा हुआ था, फिर वो कहेंगे नहीं किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। फिर जब आप वो पैराग्राफ बता देंगे वो कहेंगे नहीं इसमें लेकिन ये क्लियरली नहीं लिखा हुआ। तो इतना स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन होगी। मैं आपको वैसे ट्रेन इंशाल्लाह ताला क्रिस्प तरीके से करूँगा ताकि आपको फर्म में भी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े इंशाल्लाह ताला। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कॉन्डक्ट ऑफ एन ऑडिट। अच्छा, हर स्टैंडर्ड में ना एक सेक्शन होता है जिसको कहते हैं रिक्वायरमेंट्स। जिसको कहते हैं रिक्वायरमेंट्स। इस सेक्शन का मकसद क्या है? किस से ये रिक्वायरमेंट्स हैं? किसने ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है? ऑडिटर ने। मतलब आसान अल्फाज में कंपनी लॉ ने, लिंकिंग थोड़ी सी जरा समझ लें, कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट 2017 आपने पढ़ा है ना, उसमें कहा गया कि ऑडिट होगा किसके मुताबिक? आइजाज के मुताबिक। ये कंपनीज एक्ट 2017 ने कहा कि ऑडिट होगा इन अकॉर्डेंस विद आइजाज। अब इस आइजा में या और जितने भी आइजाज हैं उनके अंदर ना ऑडिटर के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डाली गई हैं। रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है? बेसिकली इफेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि ऑडिटर को ये करना है, ऑडिटर को ये करना है, ऑडिटर को ये करना है, ताकि जब ऑडिटर वो सारे काम कर लेगा ना तो फिर ऑडिटर कह सकता है कि मैंने ऑडिट की है एज पर आइजाज। ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? तो हर आइजा जो हम कवर करेंगे इफेक्टिवली हम उस आइजा की रिक्वायरमेंट्स कवर कर रहे होंगे। हम उस आइजा की क्या कवर कर रहे होंगे? रिक्वायरमेंट्स के ऑडिटर को क्या क्या कुछ करना है। और ये जो रिक्वायरमेंट्स है ना, ये वर्ड शैल से डिनोट होती हैं। शैल और में क्या फर्क है? शैल मतलब लाजमी, शैल मतलब मैंडेटरी। एक मुश्किल वर्ड है, मैंडेटरी, कंपल्सरी। शैल मतलब लाजमी, मतलब इन रिक्वायरमेंट्स में तो कोई छूट नहीं है। कुछ जगहों पर वो कहते हैं में, कुछ जगहों पर क्या वर्ड यूज होते हैं? में। इसका क्या मतलब है? डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। ये किसने बोले?
क्या बात कर दिया आपने, दिल खुश कर दिया। डिपेंड्स ऑन प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, ये एक हाई लेवल पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कर लें। शैल और मे की तफरीक। शैल मतलब फराइज, शैल मतलब फर्ज, इसमें कोई छूट नहीं है। तो आए देखते हैं कि आइजा 200 में क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि सर आइजा 200 की जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो तकरीबन पूरे ऑडिट को सम अप करती हैं। पूरा जो आपके ऑडिट की समरी है ना वो मेरे हिसाब से आइजा 200 में सम अप हो रही है। नंबर 1, सबसे पहली चीज क्या की गई, आइजा कंप्लायंस। और उसमें अगर आप जबान देखें, आइजा कंप्लायंस मतलब कि ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑल आइजाज। कौन से आइजाज? विच आर रेलेवेंट टू दी ऑडिट। आइजाज इररेलेवेंट नहीं होते, वो एंटिटी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उस एंटिटी पर वो आइजा एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं सर आपकी वजह से इंटरनल ऑडिट का वर्ड सुन रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि एक डेडिकेटेड आइजा भी है। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स एक डेडिकेटेड आइजा है। आज आपको वैसे उसका नंबर भी बता देता हूं, उसका नंबर है आइजा 610। एक स्टैंडर्ड है आइजा 610 जो कि इंटरनल ऑडिटर्स के ऊपर है। ठीक है, अब सोचें एक कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रही हैं। इमेजिन करें एक कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रही हैं, उसमें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ही नहीं। एक ऐसी कंपनी जिसमें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो क्या यह आइजा रेलेवेंट होगा उस कंपनी में? जब उस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूंगा ना, जब उस कंपनी का ऑडिट मैं कर रहा हूंगा तो आइजा 610 विल बी इररेलेवेंट। ये बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, फिर इसका मतलब है अब अगर ये इररेलेवेंट हो गया तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने ऑडिट एज पर आइजाज की है? मुझे फिर नहीं कहना चाहिए ना, मुझे कहना चाहिए कि मैंने ऑडिट एज पर आइजाज ही किया, क्योंकि जो आइजाज रेलेवेंट है उस ऑडिट के हवाले से। और सर आप जरा स्टैंडर्ड्स लिखने वालों के, ड्राफ्ट करने वालों की बारीकी चेक करें। उन्होंने इसीलिए क्लियर किया कि कौन से आइजाज फॉलो करनी है, विच आर रेलेवेंट टू द ऑडिट। ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? अच्छा, इसी आइजा 200 ने एक और बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट लगाई ऑडिटर के ऊपर, कोड ऑफ एथिक्स की, कि ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द कोड ऑफ एथिक्स। ऑडिटर शैल कंप्लाई विद कोड ऑफ एथिक्स। सर बल्कि मिस लास्ट में आप जो कोड ऑफ एथिक्स जो बिल्कुल लास्ट में मिस बैठी हैं, What is, have you heard of code of ethics? कुछ इसके बारे में कह दें। Can you please be a bit loud? Professional efficiency करीब है। जो राइट और रॉन्ग के दरमियान में डिफरेंस, जो राइट और रॉन्ग के दरमियान में, एथिक्स जो राइट और रॉन्ग के दरमियान में डिफरेंस करते हैं। इंटेग्रिटी, क्या बात। ऑब्जेक्टिविटी का भी पता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं, लेकिन उसका एक लिंक है वैसे। हाँ, सॉरी, प्रोफेशनल बिहेवियर, एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, मिलती जुलती बात है। इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड्स जी। कॉन्फिडेंशियलिटी,
ऑडिट की अखलाकियात। and professional competence. ऑडिट की अखलाकियात। ऑडिट की अखलाकियात, सॉरी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ऑडिट की अखलाकियात। क्या खूब आपने, क्या खूबसूरत तरीके से इसको बयान किया है, ऑडिट की अखलाकियात। या ये कोड ऑफ एथिक्स क्या सिर्फ ऑडिटर पे एप्लीकेबल है, ये एक्चुअली तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे एप्लीकेबल है? ठीक है, ये स्टूडेंट्स पे भी एप्लीकेबल है, ये MFA में भी पढ़ाया जाता है, ये टैक्स में भी पढ़ाया जाता है, ये R2 में भी पढ़ाया जाता है। मतलब, लेकिन अच्छा, जो टीचर पढ़ाने लगते हैं ना, तो स्टूडेंट्स कहते हैं ये हम पहले पढ़ के आए हैं, और फिर वो कहते हैं 1 मिनट रुको, इस सब्जेक्ट में उसका कॉन्टेक्स्ट फर्क है। और वाकई इसमें, इस सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में तो इंतहाई फर्क है। बेसिक प्रिंसिपल्स स्टे द सेम। मतलब ऑडिटर को क्या कहा गया कि भाई तुमने कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। और आपको पता है पाकिस्तान में तो ये मामला और ICAP एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। पाकिस्तान में ना ICAP की जो काउंसिल है उसने इसको एज अ डायरेक्टिव इशू किया है कोड को, और उसका नतीजा क्या हुआ है कि अगर कोड की किसी ने खिलाफ वर्जी की तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो जाएगा, उसको लेबल किया जाएगा ये प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है, और उसके अगेंस्ट फिर ICAP अपनी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता है। तो पाकिस्तान में इसकी जो ग्रेविटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। सर ICAP वाहिद गवर्नमेंट इदारा है जो बाकी सही काम कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, इसमें बेसिकली हमने जो बात की कि ऑडिटर को इंटेग्रिटी दिखानी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी दिखानी चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाना चाहिए। सर ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है आपकी बुक में। अभी पिछली अटेम्प्ट में 7, 3, 10, 3, 13 मार्क्स का क्वेश्चन टेस्ट हुआ है। उससे पिछली अटेम्प्ट में भी 13 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, 2 लाइनों का सिनेरियो था, 3 लाइनों का सिनेरियो था, और पिक ही नहीं हुआ। ठीक है ना, तो जरा मोहतात रहने। अच्छा, स्टैंडर्ड सेटर ने क्या कहा, आइजा 200 ने क्या कहा कि ऑडिटर शैल कंप्लाई विद दी कोड ऑफ एथिक्स। आपके ख्याल में क्यों कहा होगा? लीगल बाउंड्री सेट करने, लीगल बाउंड्री सेट करने के लिए। सही है, ताकि ऑडिटर जो कि पब्लिक, जिसको देखा जाता है, समझा जाता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है, अवामुल नास की भलाई में काम कर रहे हैं ना, फेयर ओपिनियन देना है इसने, तो वो अगर एथिकल नहीं होगा, झूठा होगा, तो फेयर ओपिनियन देगा? बात समझ में आ रही है? उसकी इंटेग्रिटी। अच्छा, झूठा नहीं है, खाता नहीं है, पर काम भी नहीं कर रहा, कॉम्पिटेंट भी नहीं है। एथिक्स की ना याद रखिएगा 2 डायमेंशंस होती हैं। हम एथिक्स को ना आमतौर पर लिंक करते हैं इंटेग्रिटी के साथ कि देखे कितना एथिकल लीडर है, क्योंकि देखे कभी झूठ नहीं बोलता, कभी पकड़ा नहीं गया किसी इस तरह की गैर इखलाकी उसमें। लेकिन हमने साथ ये भी इवैल्यूएट करना है कि एथिक्स के 2 डायमेंशंस हैं। इंटेग्रिटी होना, ऑनेस्टी होना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ उसी एथिक्स में क्या कहा गया है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की भी बात की गई है। बात समझ में थोड़ी बहुत आ रही है? तो कोड ऑफ एथिक्स क्यों है? ताकि काम एक एप्रोप्रिएट क्वालिटी का भी हो, और जो बंदा काम कर रहा है वो बदनीयत ना हो, वो डिसऑनेस्ट ना हो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, मैं ऑडिटर हूं सपोजिडली PTCL का, और जो PTCL का CFO है वो मेरा क्लोज रिलेटिव है, करीबी जानने वाले। अब मुझे ये पता है कि PTCL का जो प्रॉफिट है वो जितना ज़्यादा होगा उसका बोनस उतना ज़्यादा होगा। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी, वो तमाम मिस स्टेटमेंट्स जिनसे प्रॉफिट कम हो रहा है,
मुझे नज़र तो आ गई, लेकिन मैंने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली और मैंने क्या कहा, ऑल इज वेल। मैंने क्या कहा, इन आवर ओपिनियन दीज एफएस गिव अ ट्रू एंड फेयर। अच्छा, यही सीएफओ कोई और होता तो मैंने नहीं बख्शना था। ये क्या हुआ, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना वो मेरे दिमाग पे हावी हो गया। कल को उस रिश्तेदार को मुंह भी तो दिखाना था, आपको पता है फिर रिश्तेदार छोड़ते नहीं हैं, तो मुंह भी तो दिखाना था। तो कल को जब मैं एक बेसिकली एहसान भी हो गया उसके ऊपर कि भाई उसको शायद मैं बता भी दूं कि भाई मुझे पता है ये और ये ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या याद करोगे। बात समझ में आ रही है? ये क्यों हुआ? सॉरी, कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी की वजह से ये वाकया पेश आया। ये इंपॉर्टेंस है कोड ऑफ एथिक्स की। थोड़ी बहुत सेंस बन रही है? तो हमने पूरे कोर्स में नंबर 1 ये जो डिफरेंट आइजाज हैं ये कवर करनी है। आपके जितनी भी बुक के चैप्टर्स हैं उसमें से 90% चैप्टर्स में हम कोई ना कोई आइजा ही कवर कर रहे होंगे। 90 ने 80 कर लें, 80% चैप्टर्स में हम आइजा ही कवर कर रहे होंगे। कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर है, वहां पर इसको मजीद तफसील से कवर करेंगे। इसलिए मैंने कहा ये ना एक समरी है पूरे कोर्स की। तो ऑडिटर ने एक तो आइजाज को फॉलो करना है, ये किसने कहा? 200 ने। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अगर आइजा की खिलाफ वर्जी हुई तो क्या मैं कह सकता हूं एक ऑडिटर ने आइजा की खिलाफ वर्जी की, कोई स्टैंडर्ड था वो फॉलो नहीं किया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसने कंपनीज एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की? क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने ही कहा था ना, किधर गया ये, कंपनीज एक्ट ने ही कहा था ना कि आइजाज को फॉलो करना है, तो आइजा की खिलाफ वर्जी हो गई, कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी। अगला क्वेश्चन, क्या कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी है? रीजन, क्योंकि आइजा 200 ने कहा था कि कोड को फॉलो करो और कंपनीज एक्ट ने कहा था आइजाज को फॉलो करो। तो जब कोड की खिलाफ वर्जी हुई तो आइजा 200 की खिलाफ वर्जी हुई, जब आइजा 200 की खिलाफ वर्जी हुई तो कंपनीज एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी हुई। नहीं समझ आ रही? क्लियर? इसका मतलब है इसके तो फिर जब कंपनीज एक्ट की, जब किसी कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो इसके तो कुछ पिनल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, कोई पेनल्टी भी, फाइनेंशियल टर्म्स में कोई पेनल्टी भी इंपोज हो सकती है ऑडिटर के ऊपर। ठीक हो गई बात? इसके बाद सर अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये भी कौन कह रहे हैं? अच्छा, अपनी तरफ से तो यकीन करें मैं कोई बात पूरी सेशन में करूंगा ही नहीं, जो भी बात होगी वो आइजाज की रोशनी में होगी। ठीक है? तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म। ठीक है? आप लोगों के साथ ग्रुप में, आपको पता है ना, पढ़ाने से पहले ना एक उसका सीन ऑन होना चाहिए। तो एक ग्रुप में आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया था, उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आप लोग देख पाए? वो कुछ फॉन्ट का इशू हो गया था। अच्छा, इसमें लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, इससे प्लीज डोंट असेस माय पॉलिटिकल एफिलिएशंस, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ऑफ कोर्स हम कोई पॉलिटिक्स की क्लास नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो डिस्कशन बड़ी इरेलेवेंट हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रही थी, इससे अच्छा कैसे समझाऊं। तो फिर मुझे आइडिया आया कि ये फ़ॉन्ट का, आपने वो फ़ॉन्ट का फ़र्क देखा? मैं परखने वाले को दाद देना चाहूँगा जिसने ये पिक किया कि ये फ़ॉन्ट तो उस टाइम पर था ही नहीं जिस तारीख में ये ख़त साइन ऑफ हुआ है। उसके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मैं दाद दूंगा।
प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्चुअली क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इजंट समथिंग टेंजिबल, ये एक बिहेवियर, ये एक एटीट्यूड का नाम है। ये एक बिहेवियर, ये एक एटीट्यूड का नाम है। मतलब ऑडिटर ऑडिट करते हुए ऑडिटर को ये एटीट्यूड रखना है। ऑडिटर को ऑडिट करते हुए, वो जो नहीं मैं कहता ऑडिट करते हुए दिमाग शट डाउन करके ऑडिट नहीं करना, बल्कि मोहतात रहना है। ये वाला एटीट्यूड जब आप रखेंगे ना तो आपका दिमाग शट डाउन हो ही नहीं सकता। ये वाला एटीट्यूड है जो ऑडिटर से दरकार है। कौन सा? एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड। एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड। तो ऑडिटर का दिमाग जब शट डाउन नहीं हुआ होगा तो उसके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। ये एक शर्त है। आप लोगों में से कितने लोगों के पास वो उस सबा के मैसेजेस आते हैं जो कि परेशान हो हॉस्पिटल में, या उसको जो है वो पैसों की ज़रूरत हो? पहले आते थे ना, चलें पहले मतलब मैं यही चेक कर रहा था, आप लोग क्योंकि उम्र में बहुत कम है तो इस वजह से मैं चेक कर रहा था कि आप लोग उस दौर से गुजरे हुए हैं। उसमें ब्लॉक कर दिया था। तो उसमें बेसिकली सर क्या था, अब शुरू में तो लोग फंसे, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, क्वेश्चनिंग माइंड के नहीं ये वो ही है। वो मैसेज ये होता था कि जी ये मैं हॉस्पिटल में हूं तो मुझे जो है वो पैसों की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पे पैसे भेज दें, या पता नहीं वो शायद इजी लोड का कुछ सिलसिला होता था। मतलब बेसिकली उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र इन्वॉल्व था। ये कोई एक चीज़ थी जो चल रही थी। तो क्या है क्वेश्चनिंग माइंड? एक और इसकी आजकल के दौरे हाजिर के हवाले से एग्जांपल मैं आपको दे दूं। अननोन नंबर से आपको मैसेज आ रहा होता है कि जी आपका जो एटीएम कार्ड है वो डीएक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि अब अभी भी सुनने में आता है लोग उस ट्रैप में आ रहे होते हैं। तभी बार बार स्टेट बैंक जो बैंक्स हैं वो आपको एक क्लैरिफिकेशन दे रहे होते हैं, हम कभी आपसे नंबर नहीं, आपका जो वो पासवर्ड वगैरह या अदर डिटेल्स हैं वो इस तरह से नहीं लेंगे, वो एक उनका अपना नंबर है जिससे वो आपको कॉल करेंगे तब आपने ये। सर अगर आपका क्वेश्चनिंग माइंड होगा ना तो यू विल नॉट फॉल इनटू दोज ट्रैप्स, यू विल नॉट फॉल इनटू दोज ट्रैप्स। पैसे कभी गए तो कैसे आपके अकाउंट डिफॉल्ट कराती है? So you exactly, so what do you need? You need to have a questioning mind कि ये बात हजम नहीं हो रही, ये बात बैठ नहीं रही। कल इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड में रेवेन्यू कितने % से इंक्रीज हो रहा था? ऑलमोस्ट 50% से। और हालात मुल्क के हमारे सामने हैं, और यही हालात ऑडिटर्स को भी नजर आ रहे थे। और एक जगह पर ऑडिटर रिपोर्ट में उन्होंने कहा भी कि हमें रेवेन्यू जो है ना वो एक हाई रिस्क एरिया लगा है। ये उनको क्यों लगा? क्वेश्चनिंग माइंड कि ये तो एक लग्जरी है तकरीबन, तो हाउ इज इट कि इकोनॉमी इतनी डाउन जा रही है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, और एक गाड़ियां बेचने वाली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। हाँ, उसमें भी एडवर्सरीज क्रिएट हुई ना जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। नहीं, वो उसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि कॉस्ट भी बढ़ी, और मैंने मार्जिन भी कैलकुलेट किया तो मार्जिन में कोई 2% का फर्क निकल रहा था, मार्जिन में भी नहीं। लेकिन ओवरऑल ना एक आपके एज एन ऑडिटर यू नीड टू हैव दैट एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड कि ये चीज हजम नहीं हो रही, बैठ नहीं रही। कोविड के टाइम्स हो और पीआईए का रेवेन्यू बढ़ जाए, वो तो वैसे भी बढ़ जाए तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोविड के टाइम्स हो, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन्स हैं, रेवेन्यू बढ़ है, तो मेरे ख्याल में ऑडिटर का क्वेश्चनिंग माइंड उसको बैठने नहीं देगा। हो सकता है एंड पे जब वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करे तो उसको पता लगे नहीं इसमें कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना है। तो प्रॉफिट टैग ही था, एक मिनट पे कहेगा कैसे हो सकता है कि ये कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली। सो
क्वेश्चनिंग माइंड थोड़ा बहुत समझ में आए कि क्यों होना ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूं जिस दौर में हम रह रहे हैं हर एरिया में ही क्वेश्चनिंग माइंड होना ज़रूरी है। मतलब इट इज़न्ट जस्ट ऑडिट, आपकी पर्सनल लाइफ में भी लेकिन एक हद तक, एक हद से ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगी। एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड? जिसमें क्वेश्चनिंग माइंड हो। कैसा एटीट्यूड? जिसमें आप अलर्ट रहें टू कंडीशंस ऑफ मिसस्टेटमेंट। और मिसस्टेटमेंट के जल्दी से रीजंस बता दें। आपने क्या करना है, कैसा एटीट्यूड मेंटेन करना है? जिसमें आप अलर्ट रहें, जिसमें आप अलर्ट रहें टू कंडीशंस ऑफ मिसस्टेटमेंट, टू कंडीशंस ऑफ मिसस्टेटमेंट। कंडीशंस ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या होती है? अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो वो सिचुएशंस जिनकी वजह से, वो सिचुएशंस जिनकी वजह से एफएस में मिसस्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो एरर की वजह से हो या वो, चाहे वो एरर की वजह से हो या वो फ्रॉड की वजह से। ये कोई शक? वो सिचुएशंस जिसकी वजह से मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर फ्रॉड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जाए, आपको ये बताया जाए, मैं अब कंडीशन की एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी, कि मैनेजमेंट, जो सीनियर मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट, उसका जो बोनस है दैट इज इक्वल टू X% ऑफ पीबीटी। पीबीटी क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैनेजमेंट का जो बोनस है वो क्या है? X% ऑफ पीबीटी से 1% ऑफ पीबीटी। ठीक है, अब ये सिचुएशन आपके सामने है, आपको पता है इस सिचुएशन का। क्या मैनेजमेंट चाहेगी कि ये ज्यादा से ज्यादा हो? क्यों? ताकि बोनस ज्यादा से ज्यादा हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा बोनस होगा। मतलब जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा पैसा मैनेजमेंट के पास आएगा। ऐसा ही होगा। अब इस कंडीशन का अगर आपको पता है ना एज एन ऑडिटर, तो फिर मोहतात रहिए, अलर्ट रहे, अलार्म बजते रहना चाहिए। ये प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड कर रहे। एक प्रोविजन रिकॉर्ड होना बनती है, सारा क्राइटेरिया वो मीट कर रही है, लेकिन ये प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड कर रहे। कहीं इस वजह से तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे कि प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट होगा एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब डेबिट होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाए, वही प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो उनका बोनस कम हो जाएगा, और ये उन्हें शायद कबूल नहीं है। ये बात समझ में थोड़ी बहुत आ रही है? क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी जिसके बारे में अलर्ट रहना था? इसी तरह कंपनी, जो कंपनी का मैनेजमेंट का जो बोनस जिस इंडिकेटर पर डिपेंडेंट है, इसी तरह कंपनी फॉर एग्जांपल एक नया आईटी सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाई है। अब ये जो नई चीजें आती हैं ना जब भी, तो उसमें मिस्टेक्स के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। हो सकता है सॉफ्टवेयर में पहले से ही कोई बग या एरर हो, तो आपने एज एन ऑडिटर अलर्ट रहना है। या एक ट्रांजैक्शन है जो जिंदगी में पहले कभी मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड नहीं की, आपको बताया जा रहा है पहली दफा जिंदगी में इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अब आम जिंदगी में तो हम कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, लेकिन यहां पर एज एन ऑडिटर मुझे क्या एटीट्यूड रखना है? मुझे अलर्ट हो जाना है कि ये पहली दफा इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने लगे हैं। इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें बहुत सी एस्टिमेशंस, बहुत सी एजम्पशंस, बहुत सी जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें ये एरर की वजह से भी मिस स्टेटमेंट हो सकता है।
क्योंकि मिस स्टेटमेंट के दो रीजंस हैं, एरर या फ्रॉड। बात थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है? तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सर, सर लेट्स सपोज उस कैलकुलेशन में मिस स्टेटमेंट थी तो ऑडिटर कैसे डिसाइड करेगा कि वो एरर था या फ्रॉड? वेरी गुड। एक कैलकुलेशन में एरर था, किस तरह डिसाइड करेगा वो एरर था या फ्रॉड? सबसे पहली बात तो इसमें जजमेंट का एलिमेंट डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा। उसके अलावा एक स्टैंडर्ड है आइजा 240, फ्रॉड के ऊपर वो डेडिकेटेड स्टैंडर्ड है जो बताता है कि ये मामलात हो ना, ये सिग्नल्स हैं फ्रॉड के। अभी एक ये आपकी क्वेश्चन से मुझे याद आ गया, फूड पांडा के सीईओ ने ना अभी रिसेंटली कहीं कमिट कर दिया कि नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू मेक हैवी प्रॉफिट्स। अब एक्सपेक्टेशंस का बार रेज कर दिया है, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस का बार रेज कर दिया है। अब इस साल में अगर सही तरीके से प्रॉफिट ना हो रहा हुआ तो जब घी सीधी उंगलियों से ना निकल रहा हो तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। तो शायद फिर दे कैन गो फॉर इंगेजिंग इन FFR, फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेकिन इसका तफसीली मैंने एक हाई लेवल हेलीकॉप्टर व्यू देने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। बाकी तफसील कहां पर पढ़ेंगे? आइजा 240 में। एक मिसस्टेटमेंट एरर और फ्रॉड दोनों हो सकती है सर? एक मिसस्टेटमेंट, हाँ, उसमें दोनों एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं कि मिस्टेक भी है और कुछ मतलब ये बिल्कुल उस तरह से है कि नालायकी भी है और इनकॉम्पिटेंस भी है। फ्रॉड करने में गलती क्या है? हाँ, तो वो पिक हो गया। नहीं, मिस्टेक तो बेसिकली ये होगी ना कि वो उसमें कुछ एलिमेंट है जो फ्रॉड की वजह से है, कुछ एलिमेंट है जो एरर की वजह से है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? एटीट्यूड है। कैसा माइंड हो? क्वेश्चनिंग माइंड। अलर्ट हो टू कंडीशंस ऑफ मिसस्टेटमेंट। एंड लास्टली क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। चीजों को उनकी फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट ना करना, चीजों को अंधे होके एक्सेप्ट ना करना। अच्छा, सबसे पहली तो बात ये, ऑडिट एविडेंस क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको एविडेंस, रिकॉर्ड से बेसिकली एविडेंस वेरी गुड मिल सकता है आपको, वाउचर्स वगैरह से, रसीदें, खतूत, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पीपी, आपको एविडेंस मिल रहा है कि हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे ऑडिट एविडेंस जो है वो एक पूरा इसके ऊपर आइजा है, लेकिन मैं अगर आम आसान अल्फाज में ऑडिट एविडेंस की बात करूँ ना अभी के लिए, अभी टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाह रहा, तो इसका मतलब होता है प्रूफ। एविडेंस का क्या मतलब होता है? प्रूफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कल क्लास है या नहीं, उसका आपके पास प्रूफ क्या है? पब्लिश टाइम टेबल अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ राइज, या फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल ऑन द रेलेवेंट फेसबुक पेज। वो आपके पास एक प्रूफ है कि हाँ कल की क्लास का टाइम क्या है। बात सही हो गई ना? एविडेंस की क्रिटिकल असेसमेंट, इसकी अहमियत का अंदाज़ा मुझे रिसेंटली एक बार फिर हुआ। मेरे एक जानने वाले थे, वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे ये कोविड की, तो ही हैड टू ट्रैवल आई थिंक या क्या, तो मुझे पता था कि अब इन्होंने करवा ली होगी, तो मैं मिला तो वैसे उनके घर में गया तो जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था ना वो टेबल पे पड़ा हुआ था, मेरे काफ़ी क्लोज रिलेटिव हैं, तो टेबल पे पड़ा हुआ था, तो मैं इस तरह गया तो वो मुझे नज़र आ गया, तो वो मैंने ना उठा लिया और उसको छुपा लिया। तो वो आए तो उनसे मैंने पूछा, मैंने इधर उधर की बात करके कि भाई वो आप तो ट्रैवल कर रहे हैं तो करा लिया वैक्सीनेशन? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे पास, मैंने वो फिर सर्टिफिकेट उन्हें दिखाया, मैंने कहा ये सर्टिफिकेट है, इस पर आपका नाम भी लिखा हुआ है, सब कुछ है। तो वो कहती है नहीं ये तो सर्टिफिकेट है। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं सर्टिफिकेट है ये। तो मैंने कहा यही ना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है? कहते ये तो बस बनवा लिया था, ये तो बस
तो इसका मतलब है मैंने एविडेंस को क्रिटिकली असेस नहीं किया। मुझे शायद उनसे पेमेंट स्लिप भी लेनी चाहिए थी, क्योंकि आम सर्टिफिकेट की फीस में और ऐसे बने हुए सर्टिफिकेट की फीस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, अच्छा इसकी रियल वर्ल्ड में भी एक एग्जांपल मिली। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, ये सारी चीज़ पब्लिक है लेकिन फिर भी मैं नाम नहीं लूँगा। रिकॉर्डिंग होने दें, इट्स पब्लिक इन्फॉर्मेशन। मैं आपके साथ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा ही नहीं जो कि पब्लिक ना हो, ठीक है ना। मैंने भी अपनी मेंबरशिप मेंटेन करनी है। सो और आपको पता है ना इसकी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस की एक एग्जांपल रियल वर्ल्ड में क्या मिली। एक ऑडिटर ने एक कंपनी का ऑडिट किया और उसमें उन्होंने क्या किया कि जी एक कोई लिटिगेशन थी, उसके हवाले से एक, बल्कि एक लीगल मामला था, लिटिगेशन नहीं थी, एक लीगल मामला था, उसके हवाले से एक प्रोविज़न रिकॉर्ड करना बनती थी। वो उन्होंने, ऑडिटर ने नहीं रिकॉर्ड की थी। ये बात गलत होगी क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना तो मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविज़न रिकॉर्ड नहीं की थी और ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया ना वो था ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल वाला कौन सा ओपिनियन होता है? वही जो कल दिखाया था। इन आर ओपिनियन एफएस गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू कन्फॉर्म विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो उनको कन्फ्रंट किया गया कि जी इसके इस लीगल मामले पे तो प्रोविजन बनती थी। प्रोविजन बनने का मतलब क्या होता है? डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट प्रोविजन, यही बात है ना। डेबिट एक्सपेंस, सपोज 100 रुपए का एक्सपेंस, 100 रुपए की प्रोविजन, इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने ना बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आया। उन्होंने बोला कि भाई क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास, हमने तो एक लीगल ओपिनियन, कंपनी ने, जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहे थे ना, उस कंपनी ने उन्हें एक लीगल ओपिनियन प्रोवाइड किया। लीगल ओपिनियन का क्या मतलब होता है कि कंपनी ने एक लॉयर हायर किया कि ये मामला, ये लीगल नुक्ता हम फेस कर रहे हैं। जिस तरह कल किसी ने मेरे से क्वेश्चन में वो प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन किया, तो आई हैव सेंट इट टू अ लॉयर, क्योंकि वो एक लीगल क्वेश्चन है। तो वो जब मुझे आंसर करेंगे तो फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक करूंगा। तो वो एक लीगल क्वेश्चन था, तो कंपनी ने लॉयर को हायर किया कि भाई इस मामले पे ना मुझे अपनी राय दें कि प्रोविजन बनती है या नहीं। बात समझ में आ रही है? तो उस ओपिनियन में ना लिखा हुआ था कि प्रोविजन नहीं बनती। उस ओपिनियन में लिखा हुआ था कि प्रोविजन नहीं बनती कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फलां फलां आर्टिकल की वजह से। उस लॉयर ने ना लिख के बताया कि ये वाला आर्टिकल भी तो पढ़ें, इसके तहत प्रोविजन नहीं बनती। वो उन्होंने आगे ऑडिटर को दिया। ऑडिटर ने वो अपनी फाइल में लगाया हुआ था। ऑडिटर ने वो फाइल रेगुलेटर के हवाले कर दी कि ये पकड़ लें, ये देख लें। हमारे पास, तो उसने कहा हमारे पास ऐसा ना कहें, हमारे पास एविडेंस है कि प्रोविजन नहीं बनती थी। क्या एविडेंस है? ये लॉयर का ओपिनियन एविडेंस ही है ना, उस पे लिखा हुआ है ना कि प्रोविजन नहीं बनती। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? एविडेंस वैसे दिल में उतर रहा है। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए जो भी कंसर्न लोग थे वो जरा एक कदम ना पीछे हुए कि ये तो हो गई है, मतलब ओपिनियन में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन एविडेंस को आंखें बंद करके एक्सेप्ट क्या करना होता है? उसकी क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब क्या होता है? तनकीदी जायजा, तनकीदी जायजा, सही तरह उसको खंगालना। अच्छा, जब वो ओपिनियन पढ़ा तो शायद यकीन तो आप नहीं करेंगे, लेकिन यकीन करें जिस आर्टिकल का रेफरेंस दिया हुआ था ना, उसके तहत प्रोविजन बनती थी। मतलब उसके तहत नहीं, उसके नीचे एक प्रोवाइजो भी दिया हुआ था, उसके तहत प्रोविजन बनती थी। अच्छा, अब अगली डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने कहा कि जी देखें, इसके तहत तो प्रोविजन बनती थी,
उन्होंने कहा मैं ऑडिटर हूं, मेरी जान लेंगे, मुझे तो एविडेंस इकट्ठा करना था, तो मैंने तो एविडेंस इकट्ठा किया ना, मैंने तो लीगल ओपिनियन ले ली है, तो मुझे मतलब ये था, माफ करो। बात समझ में आ रही है? मतलब वो ये समझना चाह रहे थे मेरे से क्या ऐसा कसूर हुआ है कि आप मेरे पीछे पड़ गए हैं। बात समझ में आ रही है? मेरी क्या गलती हुई? मैंने एविडेंस लेना था ना, ये मेरे साथ आपको पेश कर दिया मैंने एविडेंस, तो मैंने क्या नहीं किया जो मुझे करना था आइजाज के मुताबिक? आपने क्रिटिकल असेसमेंट नहीं की एविडेंस की, मतलब आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं डेमोन्स्ट्रेट किया, मतलब आपने आइजा 200 की खिलाफ वर्जी कर दी। नहीं समझ आ रही बात? थोड़ी बहुत समझ में आई है कि एविडेंस भी ऐसे अंधे होकर नहीं एक्सेप्ट करना, उसको अच्छे तरीके से उसको क्रिटिकली असेस करेंगे तो बात बनेगी। नहीं नाम नहीं, और दो दिस इज पब्लिक इंफॉर्मेशन, लेकिन नाम नहीं। आपको पता है मैं इतने मिर्च मसाले लगा के सुनाता हूं, तो नाम इसलिए नहीं। बस समझ देखें, समझ आ गई है ना बात? कॉन्सेप्ट समझाना इस तरह, देखिए कितना एंजॉय करते हैं दूसरे लोगों की मिजरीज पे, ऐसे अच्छी बात नहीं है। सर मैं हाजिर हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा वो मिस्टेक्स। अभी ये वाली बात, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो नहीं भूलेगा। ज़रा आंखें बंद करें और सुनाएं। सर आप सुनाइए, आप सुनाएं ज़रा, क्या होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? आंखें बंद करके। एटीट्यूड है, एटीट्यूड में आपका अलर्ट रहना है, आपने ठीक है, अभी मतलब 100% तो नहीं बता सकते। वेरी गुड, एक्सीलेंट सर। अली, हाँ एक तो नाम मुझे याद है ना। ठीक है, एक्सीलेंट। और हमें एक्सीलेंट। आई थिंक अच्छा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बल्कि इसको थोड़ा सा कंप्लीशन की तरफ ले जाते हैं। इसमें जो नेक्स्ट एरिया है, फोर्थ जो आपके पास इसमें कॉन्सेप्ट है वो क्या है? प्रोफेशनल। और इसके बारे में तो सर आप पहले ही काफी कुछ जानते हैं, ये तो नहीं पढ़ाने की जरूरत, खुद ही पढ़ लेंगे, मुझे एतबार नहीं है। देखें मैं इस एजम्पशन पे पढ़ा रहा हूं, वैसे आप लोग कह दीजिएगा एंड में झूठे मुंह कि सर आपकी एजम्पशन गलत है। मैं इस एजम्पशन पे ये कोर्स पढ़ाता हूं कि आप लोग कुछ नहीं पढ़ते। कितने परसेंट गलत है? 60%, मतलब 40% ये ठीक है। सर एक मेरी आपसे दरख्वास्त है सबसे, इसको सर अगर आप जो मेरे साथ जो चल रहे हैं, अच्छा कोर्स में मैं उन लोगों की तरह उनकी तरह नहीं हूं कि क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं तो मैं फिर कोर्स भी नहीं टाइम पे ख़त्म कराऊंगा। सर अल्लाह का शुक्र है, रिकॉर्ड है, जो पिछली अटेम्प्ट गुजरी थी 31 जुलाई संडे का दिन था, पूरा कोर्स कंप्लीट था विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब वो अभी मैं सीन ऑन कराता हूँ थोड़ा, बस है। ये आपको किसने बताया है? देखें आपने एविडेंस का अभी सीखा है, क्रिटिकल असेसमेंट करना है, ये कोई बहकार है आपको? ये हाँ स्टूडेंट्स अलबत्ता खिलाते थे खाना, नहीं उन्होंने मेरी, असल में वो पिछले सेशन में ये हुआ था, मेरी हैप्पी बर्थडे आ गई थी तो वो उन्होंने सेलिब्रेट की थी। हमें पता चला था स्टूडेंट से 200 रुपए जमा करके, वो मेरी अदर इनकम होती है, उस पर मत नजर रखें।
बाकी टीचर्स तो उसको मेरे ख्याल में वापस स्पेंड कर देते हैं, लेकिन मैं तो उसको एज अदर इनकम ट्रीट करता हूँ। आई एम सॉरी, हाँ हम जो है वो उसके कोई शेयरिंग अरेंजमेंट बना लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस क्लास से कुछ खास अदर इनकम होगी। ये लोग नहीं, कलेक्शन तो अलग चीज़ है। कलेक्शन तो रिसीवेबल की रिकवरेबिलिटी है। उससे पहले ये ना कि इनकम अक्रू ही नहीं होनी, क्योंकि इंशाल्लाह ताला ये लोग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। नहीं, अब्दुल्ला अच्छा बंदा है, दे देगा पैसे, वो बता रहे हैं। देखिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन ये बात कर रहे हैं, ठीक है सर। अच्छा, जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो है प्रोफेशनल जजमेंट का। प्रोफेशनल जजमेंट, अच्छा प्रोफेशनल जजमेंट ये वर्ड है ना, वैसे खाली जजमेंट भी कह सकते थे, लेकिन क्या कहा है, खाली स्केप्टिसिज्म भी कह सकते थे, लेकिन प्रोफेशनल ना अच्छा लगता है प्रोफेशनल तरीके से, वरना स्केप्टिसिज्म बड़ा नेगेटिव वर्ड है, शक्की हर चीज़ को। तो उन्होंने कहा नहीं, शक्की नहीं, इसको ज़रा अच्छा कर दिया कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसी तरह जजमेंट भी, वैसे वो किसी स्टूडेंट से मैंने पेपर के बाद ना कहा कि मुझे जल्दी से क्वेश्चन पेपर सेंड करो, तो उसने जब क्वेश्चन पेपर सेंड किया ना, तो साथ उसमें मैसेज में लिखा हुआ, सर प्लीज़ डोंट जज मी ऑन दिस, ये किसी और का क्वेश्चन पेपर है, उसके ऊपर जो मार्किंग हुई थी। तो आम में तो हम कहते हैं ना ये जज कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है, ये जज कर रहे हैं हमें। तो इसलिए उन्होंने कहा कौन सी वाली जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट। इसलिए अब आप ये प्रोफेशनल के बगैर नहीं बात करेंगे, आप लिखेंगे ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, नॉट ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट, अच्छा जजमेंट का जिक्र, जजमेंट का दूसरे, अच्छा प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब है जजमेंट का से पहले मैं जजमेंट को अगर एक्सप्लेन कर दूं, जजमेंट क्या होती है। लेकिन जगह जगह पर ना हम जजमेंट आम जिंदगी में भी एक्सरसाइज कर रहे होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने कौन सा रूट चूज़ करना है टू कम टू कॉलेज, वो एक जजमेंट है। आपने जजमेंट की एग्जाम्पल में इवन जब हम डॉक्टर्स चूज़ कर रहे होते हैं तो वी आर मेकिंग आवर ओन जजमेंट, ठीक है। किससे, हाँ क्या बात है, क्या बात है। वो जो आजकल बड़ा इन है मार्केट में कि जी बेस्ट टीचर फॉर दिस, तो ये हर कोई अपनी अपनी जजमेंट का इजहार कर रहा होता है। सॉरी ये मैं एग्जांपल कैसे भूल गया, बेस्ट टीचर फॉर ऑडिट, बेस्ट टीचर फॉर CMA। तो ये बेसिकली ये क्या होती है, हर कोई अपनी जजमेंट का इजहार कर रहा होता है, लेकिन यकीन करें वो बस जजमेंट होती है वो बस जजमेंट होती है, और वो कितनी अनबायस्ड होती है उसका तो अंदाज़ा आपको, अच्छा वहाँ पर भी स्केप्टिसिज्म की, अच्छा आपने मेरे दिल के करीब मौजू ले आए हैं। वहाँ पर भी आपको एक वैसे गुर की बात बताऊँ, अजीब इत्तफाक है, मैं नहीं कह रहा कि गलत है, अजीब इत्तफाक है कि हमेशा सेम ही लोग उन पोल्स को, उन वोटिंग लिस्ट्स को टॉप कर रहे होते हैं। अजीब इत्तफाक की बात है। बाकी आप लोग समझदार, मैंने इसीलिए कहा इट्स एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड। आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छे टीचर्स नहीं होंगे, वो ज़रूर होंगे अच्छे टीचर्स, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ। स्केप्टिसिज्म ये होता है सर। आई एम सॉरी, जजमेंट का क्रिटिसिज्म, नॉट एज इन क्रिटिसिज्म, तो बेसिकली ये ना कि आप अपना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वुड समहाउ बी अ पार्ट ऑफ द जजमेंट। हाँ जजमेंट है, मतलब एक व्यू है। अच्छा जी, इसी तरह कुछ जगहों पर अगर आप देखें तो स्पीड लिमिट्स डिफाइंड होती हैं, और कुछ जगहों पर बता दिया जाता है आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्पीड मुनासिब कर लें। अब जहाँ पर तो डिफाइंड है आसान है, जहाँ पर मुनासिब कर लें वहाँ पर ड्राइवर की जजमेंट इन्वॉल्व है। ये बात समझ में आ रही है कि जजमेंट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट भी, अच्छा प्रोफेशनल जजमेंट की दो एग्जांपल्स तो मैंने आपको बताई हुई हैं।
डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, अच्छा सही है। मटीरियलिटी डिटर्मिन करते हुए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस के व्हाट इज सफिशिएंट व्हाट इज अप्रोप्रिएट इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। तो प्रोफेशनल जजमेंट एग्जैक्टली है क्या, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लें, इट इज बेसिकली द एप्लीकेशन सर आपको खाने के लिए आ रहे हैं। आपके पास ये नज़र आ रही हैं इधर नोट्स में, बल्कि आ जाएं ज़रा। प्रोफेशनल जजमेंट आपके पास नज़र आ रहा है। ये मैंने ना जो डेफिनेशन थी बहुत हैवी थी, तो देखी जब मैंने तो दिल बैठ गया, तो मैंने कहा आप लोगों का तो और दिल डूब जाएगा इसको देख के, तो उसके लिए ना मैंने इसे 3 डब्बों में तोड़ दी है। पहला डब्बा, ये पूरी डेफिनेशन वैसे अगर सोचे एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी हो ना तो अच्छा नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस within the context provided by auditing standards, accounting standards, ethical standards in making informed decisions about courses of action that are appropriate in the circumstances of an audit engagement. बस ये थी प्रोफेशनल जजमेंट। क्लियर हो गया ना? क्लियर है ना? वाकई क्लियर हो गया है? नहीं अभी तो समझाया ही नहीं। अच्छा नहीं नहीं, इस तरह एतबार का ज़माना नहीं है। हाँ ये वैसे आपकी बात सही है, ज़रा ऊंचा कहें। और कौन सा वाला है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट वाला। अच्छा जी, एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। सर अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया मटीरियलिटी की, कि जी मटीरियलिटी डिटरमिन करना, जो इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड की मटीरियलिटी है, आपके ख्याल में क्या वो मटीरियलिटी लेवल 2022 के ऑडिट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखा हुआ होगा इंडस मोटर कंपनी का नाम लेके? और लेकिन ये होगा कि इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड की जो मटीरियलिटी है वही मटीरियलिटी होगी फौजी फर्टिलाइजर की। एक साल में एक कंपनी की जो मटीरियलिटी डिटरमिन कर दिया, बस वो लॉक हो गई, बस वो अगले एक साल में जो मटीरियलिटी सेट किया बस वो लॉक हो गई, और वो अगले साल में चेंज नहीं होगी। चेंज हो सकती बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो सर ये जो डिटरमिन किया कि मटीरियलिटी कितनी होनी है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? ये ऑडिटर ने यहाँ पर अपनी नॉलेज, मतलब जो पढ़ाई की ना सीए की, वो ट्रेनिंग जो आर्टिकल्स किए, वो जो एक्सपीरियंस उसमें गैदर किया, वो उसको जहन में रखते हुए। अच्छा लेकिन अच्छा कुछ लोग कहते हैं ये कॉमन सेंस बेस्ड है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड भी सब्जेक्ट है ये, लेकिन स्टैंडर्ड्स को कुछ थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में इज्जत देनी चाहिए। इसीलिए उसने कहा इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय स्टैंडर्ड्स। अच्छा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तक तो ठीक था, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहाँ से डाल दिए हैं? क्योंकि ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही कर। अच्छा चलो एथिकल स्टैंडर्ड्स तो नहीं मैं पूछूंगा, हमें पता है। तो इन तमाम एरियाज में जजमेंट्स एक्सरसाइज करनी होती है। ये जो पहले 2 डब्बे हैं ना, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको याद हो जाएंगे। जो आपको भूलेगा ना वो डब्बा नंबर 3 है, और एंड तक भूलता रहेगा। इसके ऊपर मैं आज पहली क्लास में अनाउंस कर देता हूँ, जो आखिरी क्लास होगी ना उस पर आपसे ये डेफिनेशन सुनूंगा, और 50 रुपये का इनाम है। बहुत कम है सर। ये 4 लाइनों के लिए 50 रुपये का इनाम कम है। लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करें, वो एक पूरी असाइनमेंट है, ये 4 लाइनें हैं। in making informed decisions about courses of action that are appropriate in the circumstances of an audit engagement। इस बात का मतलब क्या है आसान अल्फाज में? इस बात का मतलब ये है कि आप जो डिसीजन कर रहे हैं ना, जो जजमेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन ऑफ दैट ऑडिट हो, ताकि आप एजुकेटेड डिसीजन मेकिंग करें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। फेसबुक के
पोल्स पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच जी। क्वेश्चन